एडवर्ड स्नोडेन, अमेरिका के एक फॉर्मर सीनियर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट, अपनी एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जब किसी क्राइम को एक्सपोज करने के लिए भी आपको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको रूल करने वाले जो लोग हैं वो भी एक तरह से क्रिमिनल ही हैं। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की कहानी इस कोट को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। जूलियन असांज वो नाम है जिसे सुनकर दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाया करती थी, जिन्होंने एक टाइम पर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस CIA के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक कर पूरी दुनिया को सख्ती में डाल दिया था। एक ऐसा टाइम था जब लंदन में इक्वाडोर के एम्बेसी के 3 ब्लॉक रेडियस में हर एक आदमी किसी ना किसी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम कर रहा था। बट ऐसा क्यों हो रहा था? किसी के लिए तो जूलियन असांज बहुत बड़े हीरो हैं, बट फॉर सम ही इज़ जस्ट अ टेररिस्ट। महज 16 साल की उम्र में नासा की हैकिंग से आज उनके USA एक्स्ट्राडाइट होने का सफ़र किसी मूवी से कम नहीं है। 3 जुलाई 1971 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जन्मे जूलियन बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। जब दुनिया इंटरनेट को समझने की कोशिश कर रही थी और वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तभी से जूलियन कंप्यूटर की फील्ड में उस्ताद हो गए थे। महज 16 साल की छोटी सी उम्र में जूलियन ने हैकिंग की दुनिया में अपना कदम रख दिया था और हैकिंग के वर्ल्ड में उनका नाम था मैंडेक्स। इसके बाद उन्होंने अपने 2 हैकर दोस्तों की मदद से एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था द इंटरनेशनल सबवर्सिव, और इस ग्रुप ने पेंटागन, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पैनासोनिक, लॉकहीड मार्टिन और नासा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी में सेंध लगाकर दुनिया को अपने टैलेंट का ट्रेलर दिखा दिया था। बट इस ट्रेलर में एक छोटा सा ब्रेक तब आता है जब जूलियन को ऑस्ट्रेलिया की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नॉटेल के हैकिंग के क्राइम में अरेस्ट किया जाता है। 2 साल जेल में सज़ा काटने के बाद जूलियन को इस टर्म पे फ्री किया जाता है कि वो अपने टैलेंट का यूज़ ऑस्ट्रेलियन पुलिस को हेल्प करने के लिए करेंगे। कुछ सालों तक उनकी ज़िंदगी बड़े नॉर्मल से कटती है। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में वो किसी डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं, बट उसे पूरा नहीं करते हैं, और इसके बाद उनकी लाइफ का वो चैप्टर स्टार्ट होता है जो आगे जाकर उनकी किस्मत बदलने वाला था। ये 1999 में वो leaks.org के नाम से एक डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं। 7 साल तक उस डोमेन नेम के इंटरनेट के बंद बक्से में रखे रहने के बाद फाइनली वो 2006 में एक कंपनी के लिए यूज़ होता है जिसे जूलियन फाउंड करते हैं 2006 में, और उसका नाम था विकीलीक्स। और इसी के साथ शुरुआत होती है मीडिया इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन की। विकीलीक्स एक ऐसा मीडिया पोर्टल था जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हैकर या कोई भी नॉर्मल आदमी अपनी मर्जी से किसी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते थे, और बाद में विकीलीक्स उस डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइबिलिटी और उसके ट्रूथ को वेरीफाई कर उसे किसी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे CNN के साथ शेयर करती थी। और इस सारे प्रोसेस में विसल ब्लोअर्स यानी कि जो डॉक्यूमेंट शेयर करते थे उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता था। विकीलीक्स ने अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत सारे रिवलेशंस किए, जिसमें थे तिब्बत अनरेस्ट इन चाइना, केनिया में लोगों की अनऑथराइज्ड किलिंग्स, अरब में करप्शंस और यमन की ड्रोन स्ट्राइक्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट थे। यहाँ तक तो सब बहुत नॉर्मल चल रहा था, बट इसके बाद जो होता है वहाँ से विकीलीक्स की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एक के बाद एक खुलासे कर विकीलीक्स दुनिया के सामने USA का असली चेहरा लाकर सामने रख देता है। अप्रैल 2010 में एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि USA सोल्जर्स अपने अपाचे हेलीकॉप्टर पर बैठकर नॉर्मल सिविलियंस पर फायरिंग कर रहे हैं, और उस फायरिंग में 18 निहत्थे सिविलियंस की जान चली जाती है। बाद में विकीलीक्स ने इराक और अफगानिस्तान में USA आर्मी के जो इनह्यूमन एक्ट थे उसके बारे में भी कई खुलासे किए। उनके पब्लिश डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग USA ने इन टोटल 66,081 सिविलियंस की जान ली थी, जिस बात को USA ने सबसे छिपा कर रखा। और इस बात के सामने आने के बाद USA की दुनिया के सामने बहुत थूथू हुई थी। उसके इंटीग्रिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे, और अब USA के लिए जूलियन एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके थे, जिन्हें एलिमिनेट करने के लिए USA किसी भी हद तक जा सकता था। USA गवर्नमेंट विकीलीक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर चोट करती है। विकीलीक्स के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। कोलेट्रल वीडियो और उसके फर्दर लीक्स के बाद जूलियन को ये डर था कि USA अब उन्हें फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो हेल्प की उम्मीद में स्वीडन चले गए। 3 महीने स्वीडन में रहने के बाद और कोई हेल्प नहीं मिलने के बाद वो फाइनली लंदन आ जाते हैं। जब वो लंदन में थे तो स्वीडन में
उनके ऊपर एक रेप का चार्ज लगता है। 30 मई 2012 को लंदन की कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जूलियन को वापस से स्वीडन एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, और ये यूएसए का जूलियन को वापस लाने का एक प्लान का हिस्सा था, और जूलियन को ये बखूबी पता था। कोर्ट का फैसला आते ही लंदन की पुलिस जूलियन को इधर उधर खोजती रहती है, बट वो कहीं गायब हो जाते हैं। फाइनली अगस्त 2012 में इक्वाडोर की गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि वो जूलियन को अपनी लंदन की एम्बेसी में असाइलम प्रोवाइड करेगी। नाउ फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो, किसी भी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री में अपनी एम्बेसी में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि उस एम्बेसी के उस छोटे से एरिया में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस एम्बेसी के होते हैं। तो इस तरह जूलियन यूएसए से बचने के लिए इक्वाडोर की एम्बेसी में असाइलम ले लेते हैं, और वो इक्वाडोर की एम्बेसी के एक छोटे से कमरे में जो 300 स्क्वायर फुट की थी वहाँ अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुजार देते हैं। सब ये सोचते हैं कि जूलियन की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बट वो उस छोटे से कमरे से धमाके पे धमाके किए जा रहे थे। विकीलीक्स ने 2016 में हिलारी क्लिंटन के ईमेल को लीक कर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप इवन सेड एट दैट टाइम, WikiLeaks, I love WikiLeaks. These WikiLeaks as confirmed just today by... लेकिन सबसे बड़ा बॉम्ब अभी गिरना बाकी था। 2017 में विकीलीक्स वॉल्ट 7 के नाम से एक लीक पब्लिश करता है। वॉल्ट 7 में यूएसए की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस CIA के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे, जिनमें ये बताया गया था कि कैसे CIA दुनिया के किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट को एक्सेस कर सकता है, कैसे वो किसी भी कंट्री के साथ साइबर वारफेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसी तरह जूलियन यूएसए के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटा उतारते जा रहे थे, और यूएसए के लिए एम्बैरेसमेंट का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वॉल्ट 7 की लीक यूएसए की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट थी, बिकॉज इट ऑलवेज टुक प्राइड इन हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, और अब उसके राज पूरी दुनिया के सामने आ चुके थे। उस समय के CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि विकीलीक्स इज अ डायरेक्ट एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एंड विद दिस द वॉर वाज ऑन। और इस वॉर को जीतने के लिए यूएसए सबसे पहले इक्वाडोर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जब जूलियन इक्वाडोर की एम्बेसी में असाइलम सीख करते हैं, तो उस समय इक्वाडोर के प्रेसिडेंट राफेल कोरिया थे, जिनके रिलेशन रशिया और चाइना से बहुत ही अच्छे थे। अप्रैल 2019 में एक प्रो यूएसए लीडर लेनिन मोरिनो के इलेक्ट होते ही ब्रिटिश पुलिस को इक्वाडोर की एम्बेसी में जाने की परमिशन मिल जाती है, और इसी के साथ जूलियन अरेस्ट कर लिए जाते हैं। उन्हें लंदन के कोर्ट में पेश किया जाता है, और लंदन की कोर्ट उन्हें बेल स्किप करने के टर्म में 50 वीक की सज़ा सुनाती है। जब वो लंदन के बेलमार्श प्रिजन में अपनी सज़ा काट रहे थे, तब यूएसए की कोर्ट उनके ऊपर स्पियोनाज एक्ट लगा देती है, और उन पर 17 चार्ज लगाए जाते हैं, और उन 17 चार्जेस के जेल का टर्म था 170 ईयर्स। और इसी के साथ जूलियन को यूएसए वापस लाने का जो प्लान था वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड। और जुलाई 2021 में लंदन की कोर्ट जूलियन के मेंटल ग्राउंड पे उनके यूएसए एक्स्ट्राडाइट करने के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। फाइनली जून 2022 में लंदन की कोर्ट जूलियन को यूएसए एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट को मान लेती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम जूलियन लंदन के बेलमार्श प्रिजन में बंद है। टाइम विल टेल अस कि यूएसए आगे उनके साथ क्या करेगा, बट आई स्ट्रांगली बिलीव विथ हिज सेइंग कि हर बार जब हम किसी इनजस्टिस को देखते हैं और उसे देखकर कुछ नहीं करते, तो हम अपने कैरेक्टर को उसकी प्रेजेंस में इनएक्टिव करने के लिए ट्रेन करते हैं, और इस तरह फाइनली हम अपने या अपने लव्ड वन के प्रति इनजस्टिस से लड़ने की ताकत भी खो देते हैं।